Good morning, children. We are continuing chapter number 6, life processes. So, yesterday in our first class, we have already studied out about some of the processes, what kind of processes are required by a body for the repair and maintenance. और इसके साथ साथ हमने न्यूट्रिशन में जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आज हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट without wasting any time. Each organism is adapted to its environment to form. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as a deer would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by organisms. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Examples are fungi like bread molds, yeast, and mushrooms. Others take in whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body, design, and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscuta, ticks, lice, leeches, and tapeworm. अब यहाँ पर बताया गया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. और जो ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि जो एनवायरनमेंट है वो तो सब जगह पर अलग अलग मिलता है. हमको सेम एनवायरनमेंट तो नहीं होता है सब जगहों पर. तो अलग अलग एनवायरनमेंट होने की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट में वो प्राणी रहता है उसको खाना भी वहीं से उसी प्रकार का मिलेगा. जैसे कि इट मे बी समटाइम्स मोबाइल और स्टेशनरी ऑल्सो. अब हम बात करें अगर डियर की. डियर जो है यानी कि जंगल में जो हिरन पाए जाते हैं वो क्या है, वो आपको जंगल के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर मिल जाएंगे बिकॉज दे कैन मूव. जबकि दूसरी बात करें घास जो है वो एक ही जगह पर पाई जाएगी एक पर्टिकुलर जगह पर. तो वो सोर्स जो है वो स्टेशनरी भी हो सकता है या फिर मोबाइल भी हो सकता है. मोबाइल मतलब जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके. और किस तरह का खाना आपको मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर कि किस तरह के एनवायरनमेंट पे आप रहते हो तो वहाँ पर किस तरह का आपको खाना मिलेगा और कितना मिलेगा. वो सब चीज़ें अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं क्योंकि जो ऐसे हार्श कंडीशन वाले जो एरियाज़ होते हैं खासकर जैसे आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर बहुत ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पे इन प्राणियों को भी खाना ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. तो ये डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के ऊपर कि वो खाना स्टेशनरी है या मोबाइल है. तो उसी प्रकार से वो उसको एक्सेस करते हैं यानी कि उसको पाने की कोशिश करते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो खाना जो है उनकी बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन होता है यानी कि वो खाने से पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में वो बॉडी में लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे अगर मैं बाहर ब्रेक डाउन वाली बात करूँ तो उसमें मोल्ड्स होते हैं, यीस्ट होता है और मशरूम्स होते हैं. ये क्या करते हैं, ये बॉडी के बाहर ही इनका खाना जो है उसको ब्रेक डाउन करके फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पहले खाने को खा लेते हैं और खाना उसकी बॉडी में जाके फिर ब्रेक डाउन होता है. और ये सब डिपेंड करता है उनके बॉडी डिज़ाइन के ऊपर, उनके बॉडी के फंक्शनिंग के ऊपर कि किस प्रकार का खाना वो खाएंगे. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो प्लांट से या फिर एनिमल से अपना खाना लेते हैं बिना उनको मारे. यानी कि अगर आप देखिए एक शेर जो है वो हिरन का शिकार करेगा यानी कि उसको पहले मारेगा फिर खाएगा. लेकिन कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं कि जो बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेते हैं. एग्जाम्पल इसके लिए अगर मैं आपको डे टू डे लाइफ में से दूँ तो आपने देखा होगा हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग हो गया, इवन घर में जो लोग गाय भैंसे पालते हैं उनके पास भी देखा होगा आपने गाय भैंसों के ऊपर या इवन डॉग्स के ऊपर तो आपने देखा होगा ना उनके कान के अंदर एक तरह के कीड़े पाए जाते हैं. कान मतलब बॉडी के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की जगह पर पाए जाते हैं कीड़े. वो कीड़े क्या करते हैं, उनकी बॉडी का खून चूसते रहते हैं. तो ज़्यादातर जो डॉग्स हैं उनको अच्छे से नहला धुला कर जो पेट डॉग्स होते हैं उनके अंदर ऐसे प्राणी ना मिले वो ध्यान रखा जाता है. तो वो जो कीड़े हैं वो क्या करते हैं, वो डॉग को मार नहीं रहे हैं लेकिन उसको ज़िंदा रखकर ही उसमें से अपना वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं. वैसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम इंसानों में से लें तो जो हम बोलते हैं लाइस मतलब होता है जू जो बोलते हैं हम लोग. कुछ लोगों के सर में जुएँ पड़ जाती हैं बच्चों के, ऐसा होता है कई बार. तो
वो जो जुएँ हैं वो कैसे जीवित रहती हैं? वो क्या करती हैं, वो हमारे सर में से ब्लड सक करती रहती हैं और इसी से वो जीवित रहती हैं। तो वो हमको मारे बिना हमसे न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं। इनको हम कहते हैं पैरासाइट्स, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-celled organisms, the food may be taken in by the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested food material is moved to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia, which covers the entire surface of the cell. अब यहाँ पर बताया गया है कि न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कैसे गेन करते हैं, कैसे उनको मिलता है। अब सबसे पहले इन्होंने बात की है कि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी अलग अलग होता है। हर एक प्राणी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट तरह का पाया जाता है, क्योंकि उनका खाना अलग अलग तरह का होता है। अब ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की। जो एक सेल वाले प्राणी होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, उनका वो बना ही पूरा एक सेल से है, इसलिए वो पूरा सेल जो है, पूरी बॉडी, पूरा सरफेस जो है बॉडी का एंटायर, वो खाने को इनटेक करेगा, खाने को लेगा और फिर उसको, जैसे कि यहाँ पर बताया गया अमीबा के केस में फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है उनकी। फिंगर लाइक एक्सटेंशन मतलब जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये खाना है यहाँ पर, ठीक है। ये खाने को किस तरीके से, देखिए इनकी उंगलियों की तरह, ये देखिए इन्होंने अपने शेप को चेंज किया ऐसे, ठीक है। और ये जो दोनों चीज़ें, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको सीडोपोडिया कहा जाता है। और धीरे धीरे वो ये शेप था पहले, फिर ये शेप हुआ और इन्होंने इस खाने को अपने अंदर ले लिया। इसके बाद वो डाइजेस्ट होगा खाना, और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनवांटेड खाना है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो सारा फंक्शन है, यानी कि खाने को खाना, देखिए आप किस प्रकार से उसको अलग अलग स्टेजेस के द्वारा खाने को खाया गया, फिर उसको बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको ब्रेक डाउन किया गया और एक्सेस जो था, यानी कि जो अनवांटेड पार्ट था खाने का, उसको बाहर बॉडी से, सेल के बाहर थ्रू आउट कर दिया गया। और यही सेम चीज़ पैरामीशियम में भी होती है। पैरामीशियम आपने देखा होगा किस प्रकार का होता है। पैरामीशियम का शेप होता है इस तरीके का, और उसके ऊपर सीलिया होते हैं। यू माइट हैव सीन दिस थिंग। इस तरह का पैरामीशियम का शेप होता है, चप्पल की तरह है, और उसके ऊपर यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। तो ये पैरामीशियम जो है वो भी इसी प्रकार से खाने को इनटेक करते हैं, और एक ही सेल से बने होते हैं भी। तो ये खाने को इनटेक करना भी एक ही सेल का, पूरी बॉडी का ही काम है, पूरे सरफेस का। फिर उसको डाइजेस्ट करना, फिर उसको डाइजेस्ट करने का जो एक्सेस फूड है उसको बाहर फेंक देना, ये सब इसी का काम होता है। तो ये आपने देखा, ये पैरामीशियम मैंने बनाकर दिखाया आपको। और इसी प्रकार से जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो हैं, वो ये जो अमीबा का एग्जांपल मैंने दिया, इसी तरीके से, ये पिक्चर को आप देख के समझ सकते हैं, इसी तरीके से वो जो है फूड को इनटेक करते हैं और फूड को डाइजेस्ट, और पूरा जो प्रोसेस है एक ही सेल के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारा जो बॉडी है वो कम्प्लेक्स है। हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, वी आर मल्टी सेलुलर। तो हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से काम किया जाता है वो देखते हैं। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. In figure 6.6 we can see that the tube has different parts, various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? We shall discuss the process here. अब ह्यूमन बींग्स के अंदर किस प्रकार से खाने का डाइजेशन होता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. When we eat something we like, our mouth waters.
This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalysts called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. Now, the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. अब हम बात करें हम खाने का जो पहला प्रोसेस रहता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, सबसे पहला कि कैसे हम पहले खाने को चबाते हैं। तो खाने को चबाया जाता है सबसे पहले। अब आपको पता है कि खाना जो है ये हमारी एलिमेंट्री कैनल यानी कि जो फूड पाइप रहती है उसके द्वारा वो बॉडी के अंदर स्टमक तक पहुंचता है। अब ये जो खाना है जब हम मुंह में सबसे पहले आपका हमारा प्रोसेस क्या रहता है, उसको चबाते हैं अच्छे से। तो इसका सबसे जो मेन चीज़ ये रहती है कि खाना जो बॉडी के अंदर जा रहा है, स्टमक तक पहुंचेगा, इट शुड बी इन अ सेम मैनर, वो सेम फॉर्म का होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए और सेम टेक्सचर का होना चाहिए, सेम। तो सेम और स्मॉल और सेम टेक्सचर का होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो दांत है उसको सिमिलर तरीके से क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं। क्रश करना मतलब उसको एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना। तो खाना जो है हम मुँह में जब चबाते हैं तो उससे वो छोटे छोटे पार्ट्स में, पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। और इसका रीज़न एक ये भी है कि जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनल रहती है, जो फूड पाइप रहती है, वो इतनी सॉफ्ट रहती है कि अगर थोड़ी सी भी हार्ड चीज़ उसमें से गुजरेगी तो वो फूड पाइप को डैमेज कर सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या किया जाता है, खाने को चबाया जाता है। और चबाने के बाद उसके अंदर आपने देखा होगा अगर वो गीला होगा तो वो सॉफ्टली इसमें से पास हो जाएगा। इसीलिए खाना जब हम खाते हैं, चबाते हैं, और वो कितना गीला होता है आपने देखा ही है। तो वो ये जो चबाने का रीज़न यही रहता है कि उसके अंदर थोड़ा वेटनेस आ जाए ताकि वो स्मूथली उस पाइप में से पास हो सके। अब इसके पैसेज को और स्मूथ बनाने के लिए इसके अंदर सलाइवा रहता है, जिसको हम कह सकते हैं थूक, हमारी मुंह के अंदर जो रहता है, जो कि खाने के साथ मिक्सअप होता है। तो ये सलाइवा जो है वो सिक्रेट किया जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, और ये खाने के साथ मिलकर खाने को एकदम वेट, एकदम गीला कर देता है ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। अब एलिमेंट्री कैनल के द्वारा वो खाना जो है नीचे जाता है और वहाँ जाकर इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। और इसके जो खाने के जो टूटने का जो प्रोसेस होता है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मैं आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर 2-3 बार समझा चुका हूँ कि जो रिएक्शन को ईजी करता है या क्विक करता है या रिएक्शन को कंप्लीट करता है उसको कैटलिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा गया है एक एंजाइम को। तो यहाँ पर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है और ये जो एंजाइम रहता है ये उस खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। फिर जो सलाइवा है उसके अंदर एंजाइम रहता है जिसको कहा जाता है सैलिवरी एमिलेज। ये आपको याद रखना है कि खाने के ब्रेक डाउन में जो एंजाइम का यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सैलिवरी एमिलेज। ये जो है ये स्टार्च को तोड़कर बना देता है सिंपल शुगर, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होती है वो स्टार्च को तोड़कर बना देता है सिंपल शुगर। फिर जो फूड है वो सलाइवा के साथ थरोली मिक्स होकर हमारे माउथ के अंदर टंग के द्वारा, आपने देखा होगा जीभ जो है हमारी वो भी इसमें हेल्प करती है खाने को चबाने में, और उसको काफ़ी छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है दांतों के द्वारा, और फिर वो गीला भी रहता है ताकि वो अंदर बॉडी के इजीली पास हो सके। It is necessary to move the food in a regulated manner also the digestive tube along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. अब ये जो खाना जो है देखिए, अगर हम देखें कि यहाँ पर ये खाना नीचे कैसे जाएगा, आपने देखा है कि खाना जो है अपने आप तो ये आगे नहीं जाएगा, तो इसको जो पुश करने के लिए, खाना जो पुश हो, इसके लिए जो हमारी एलिमेंट्री कैनल रहती है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट, और मतलब उसका मूवमेंट होता है रिदम, जैसे हमारा हार्ट का मूवमेंट कैसा होता है, तो बार बार ऐसे मूवमेंट करती रहती है जिस कारण से खाना है वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर नीचे नीचे उतरता जाता है। तो ये मूवमेंट जो है इसी के कारण, रिदमिक मूवमेंट जो रहता है इसी के कारण खाना जो है वो अंदर पुश होता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। अब देखिए यहाँ पर माउथ से क्या होता है, फूड जो है वो स्टमक तक पहुँचता है विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप या इसोफेगस, ये हमारी फूड पाइप भी है या फिर इसको इसोफेगस भी कहा जाता है। तो मुंह देखिए, मुंह से खाना
इसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा, सीधा हमारी स्टमक के अंदर। दिस इज योर स्टमक। ओके, द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। स्टमक जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो एक्सपैंड होता है जब उसके अंदर खाना पहुंचता है। देखने में देखिए इतना लग रहा है, लेकिन जब खाना पहुंचेगा तो इट में एक्सपैंड, वो बढ़ जाएगा। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। इसकी जो वॉल्स रहती है मस्कुलर, ये देखिए पूरा एक मसल से बना हुआ है ये जो ऑर्गन है स्टमक, तो इसके जो मस्कुलर वॉल्स हैं ये खाने को मिक्स करने में, थरोली मिक्स करने में हेल्प करती है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, क्योंकि हमारी जो स्टमक रहती है इसकी जो लाइनिंग रहती है इससे कुछ जूसेस निकलते रहते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये जूसेस जो हैं वो इसके अंदर मिक्स होकर और इसको ईजी बना देते हैं डाइजेस्ट होने में। The digestion in stomach is taken care by the gastric glands present in the walls of the stomach. अब यहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, यानी कि प्रॉपर वे में चलता रहे, उसके लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो और ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो कि स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि स्टमक की वॉल में क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि डाइजेशन को और प्रॉपरली करने में मदद करते हैं। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि वॉल्स जो है यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, और एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी यहाँ पर सिक्रीट किया जाता है जिसको बोला जाता है पेप्सिन। एंड म्यूकस, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ एक एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस भी प्रोड्यूस किया जाता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। HCl जो है वो पेप्सिन के कार्य को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि एंजाइम जो है उसकी बात की जा रही है। वॉट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। अब एसिड और क्या करता है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड ऑफ द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ पर जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, अब देखिए आपको पता है एसिड जो है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है, वो तो हमारी बॉडी को जला दे, लेकिन उसकी जो इनर लाइनिंग रहती है वहाँ पर म्यूकस, यानी कि एक परत जम जाती है म्यूकस की, जो कि बॉडी के अंदर का जो एसिड है, एसिड को डायरेक्ट इस लाइनिंग के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देती है, जिससे हमारे जो इनर पार्ट्स हैं बॉडी के उनको नुकसान नहीं होता है। वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। हमने ये भी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई, घरों में बुजुर्ग खासकर बड़े लोग जो हैं एज वाले, वो ये काफ़ी कंप्लेन करते हैं एसिडिटी हो गई है। अब एसिडिटी जो है वो क्या होती है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दे सकते हैं आगे। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल होता है जो कि खाने को स्टमक से आगे बढ़ाने का काम करता है थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर, यानी कि खाना जो है स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये खाना हमारा पहुँचा, खाना यहाँ से स्टमक से होता हुआ पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. अब अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे लंबा पार्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो थोड़ी सी जगह में फिट किया जाता है क्योंकि वो ऐसे घुमा घुमा कर कॉइल्स बना कर ऐसे रखा जाता है, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, कॉइलिंग के रूप में इसको रखा जाता है घुमा फिरा के, तो इसी कारण से यहाँ पर फिट हो जाता है, अदरवाइज ये बहुत ही लंबा है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है वो किस प्रकार का खाना खाते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो ग्रास ईट करते हैं, ग्रास खाते हैं, नीड ए लॉन्गर इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। अब जो हार्बीवोरस यानी कि घास फूस खाने वाले प्राणी हैं उनका जो इंटेस्टाइन है वो लंबा होता है ताकि उसमें से सेल्यूलोज को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके, जबकि मीट जो है वो काफ़ी आसान होता है डाइजेस्ट करना, इसलिए कार्निवोर्स जो हैं उनका इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है, यानी कि घास जो है उससे एनर्जी पाना बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस कारण से हार्बीवोरस जो होते हैं उनका इंटेस्टाइन लंबा होता है, जबकि कार्निवोर्स जो कि खाते हैं शेर चीते वगैरह होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, मीट खाते हैं,
मीट को डाइजेस्ट करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता है, इसलिए उनका जो इंटेस्टाइन रहता है वो छोटा रहता है काफ़ी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक साइट है, वो जगह है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो जाता है और फैट्स भी डाइजेस्ट होता है। ये सब चीज़ें कहाँ डाइजेस्ट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ द लीवर एंड पेंक्रियाज फॉर दिस पर्पज। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज और लीवर से इनको सिक्रीशंस भी मिलती हैं। सिक्रीशन मतलब वहाँ से कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स छोड़े जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लीवर और पैंक्रियाज में हेल्प करते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब जो खाना स्टमक से आता है, जैसे हमने देखा था कि स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो एक एसिडिक है मटेरियल, इसलिए उसको अल्कलाइन करना पड़ता है ताकि पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स छोड़े गए हैं वो उसके ऊपर रिएक्ट कर सकें। तो यहाँ पर इसको अल्कलाइन बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। अब जो ये एसिडिक खाना जो पहुँचा है हमारी स्टमक से आगे, ठीक है, और उसको अल्कलाइन करने का काम होता है लीवर का। लीवर जो है वो एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल जूस कहा जाता है। वो बाइल जूस उस एसिडिक खाने को अल्कलाइन बना देता है। इसके साथ साथ वो फैट्स के ऊपर भी एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज globules which make it difficult for enzymes to act on them। फैट्स जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं प्रेजेंट, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स होते हैं जो कि बड़े बड़े ग्लोबुल्स के, मतलब बड़े बड़े गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, जो कि रुकावट बनते हैं एंजाइम्स के एक्शन में। अगर फैट ग्लोबुल्स ज़्यादा होंगे तो खाना जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो खाने के ऊपर प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर पाएंगे। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबुल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब यहाँ पर जो बाइल जूस, बाइल सॉल्ट्स की हमने बात की, ये क्या करते हैं? ये फैट के ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये फैट मॉलिक्यूल्स को, फैट्स को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं ताकि एंजाइम्स का जो एक्शन है वो और ज़्यादा हो सके, प्रॉपर्ली हो सके। क्योंकि हमने देखा कि एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं लेकिन फैट उसको, उसमें काफ़ी रुकावट डालते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो उस खाने के अंदर जो फैट्स हैं उस फैट ग्लोबुल्स को उसको छोटे पार्ट्स में बांट कर, तोड़कर एंजाइम्स के एक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर हमने जैसे अभी पढ़ा तो खैर नहीं है, हम लोग देख लेंगे क्या है उसमें। तो उसमें हम पढ़ेंगे सोप के एक्शन के बारे में कि किस तरह सोप जो है, साबुन जो है वो डर्ट यानी कि गंदगी के ऊपर, मैल के ऊपर जाकर कैसे एक्शन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो भी खाने के ऊपर अटैक करते हैं और बाइल सॉल्ट हैं वो फैट्स को कंज्यूम करने में मदद करते हैं। The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digestion of food, protein and lipase for breaking down of emulsified fats। अब यहाँ पर पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज हमारी बॉडी का ऑर्गन है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज पैनक्रियाज, ये जो आप ऑर्गन देख रहे हैं बीच में ऑरेंज कलर का, दिस इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो क्या करता है? पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस, वहाँ से भी कुछ जूस सीक्रेट होता है, यानी कि हर एक पार्ट है उसका स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है। यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। दूसरा लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है? वो फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है, दीवारें होती हैं, उसकी जो कॉर्नर है वो जो है वो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करती हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अब एंजाइम्स जो हैं टोटली, जो ये हमने इतने सारे एंजाइम्स के बारे में देखा, तो एंजाइम्स जो है ये धीरे धीरे आगे आगे जाकर उसको सिंपल फूड को जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में बदलने का काम करते हैं। और एट द एंड क्या होता है? प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में, और फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर।
डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ले लेती हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का जो एरिया होता है, जो अंदर की दीवार होती है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि फिंगर की तरह होते हैं, जिसको बोला जाता है विली। अब जो विली है इससे क्या होता है, इससे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी कि सरफेस एरिया पहले जो अंदर का पार्ट है उस पर और ज़्यादा प्रोजेक्शंस की वजह से, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से वो एरिया बढ़ जाता है। देखिए पहले उसका एरिया इस तरीके से होता है, लेकिन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से वो एरिया जो है इस तरीके से बाहर निकलने के कारण वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है एब्जॉर्प्शन में। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ज़्यादा वहाँ पर खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज़। अब यहाँ पर क्या होता है, विली की बात की जाए, विली जिसके बारे में हमने देखा अभी पढ़ा, विली जो है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी बहुत सारी नाड़ियाँ वहाँ पर कनेक्टेड होती हैं, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। और जो विली जो है, जो ये खाना एब्जॉर्ब किया जाता है, जो है एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब की जाती है, वो सारी जो है, जो खाने से जो भी चीज़ें निकली हैं, जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह निकाला गया है, जो डाइजेस्ट किया गया है, वो डाइजेस्टेड फूड को विली जो है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, यानी कि हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाती है, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाती है। और वहाँ पर ये जो खाना है इससे अलग अलग फंक्शन किए जाते हैं, जैसे कि कहीं पर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी बना लेते हैं, इससे बिल्डिंग टिश्यू, नए टिश्यू बनाने तो वो भी बनते हैं, और इससे ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम किया जाता है। तो ये सब काम जो है ये फूड के द्वारा किया जाता है जब हम उसको खाते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ऑब्वियसली। The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material. अब ये तो हमने यहाँ तक जो फंक्शन देखा, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा स्टमक है, पैनक्रियाज है, लीवर है और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद जो खाना बचा है, जो वेस्ट फूड बोल सकते हैं, कि जो हमें ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की, वो फूड जो है वो आगे भेज दिया जाता है। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ से उसके अंदर जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि उसके अंदर वाटर तो होता ही है और आगे जाते वक्त तो उस वाटर को वहाँ पे और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो बाकी मटेरियल बचता है, उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है वाया एनस। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। इसके लिए एनल स्फिंक्टर नामक जो पार्ट है वो काम आता है, और इसी के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। सो दैट्स ऑल कि किस प्रकार से हमने देखा कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कैसे होता है, खासकर ह्यूमंस के अंदर। तो इसके बारे में हमने ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉपर्ली देख लिया है कि खाना जो है वो मुंह के द्वारा चबाया जाता है, फिर स्टमक में पहुँचता है, और स्टमक के अंदर कैसे HCl प्रोड्यूस होता है, फिर बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद आगे ये पेनक्रियाज वगैरह है, ये भी कैसे हेल्प करते हैं, लीवर कैसे हेल्प करता है, इसमें कुछ जूसेस ऐड करते हैं ताकि जो HCl के मिलने से जो उसका एसिडिटी है, एसिडिक वो बन चुका है, उसको कम किया जा सके, तो एल्कलाइन बनाया जाता है इनकी मदद से। फिर आगे वहाँ से पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाया जाता है, फिर हमने देखा था फैट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सब कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, और यहाँ से फिर विली के द्वारा जो खाना है, वो एनर्जी जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुँचाए जाते हैं, और फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा फूड है उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये जो वाटर है यहाँ पर ऑब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर एनस के द्वारा बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस था, ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था, और ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रोसेस को आपको प्रॉपर्ली लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।